हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर। सेम है आपका फिफ्थ। एक्ट है आपका 5000, सॉरी कोड है आपका 5005। एक्ट आपका ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। और इसका जो नाम है हमारे क्वेश्चन का, वो है नैसर्गिक। ठीक है, या हम इसे प्राकृतिक भी बोल देते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में आने का जो इसका चांस रहता है वो 70% बना रहता है। और अक्सर ये 10 और 20 नंबर में हमारा आता है। ठीक है, आज हम यहाँ पर दो तरीके की बातें पेश करेंगे। नंबर वन, इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं। कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को, अपनी संपत्ति को अपनी स्वेच्छा से, स्वेच्छा या मन से किसी को देता है या ट्रांसफर करता है, और वो संपत्ति कैसी हो, अचल हो, उसके बारे में यहां पे विवरण दिया गया है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि ये कौन हो सकता है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को स्वेच्छा यानी मन से किसी अन्य को दो, अन्य को दे, किसी को देता है, और वो संपत्ति कैसी होती है, अचल। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। जैसा कि आपको पता है, मैं एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करता हूं, उसी से हमारा क्वेश्चन मजबूत होता है, अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं दो। ठीक है, नंबर वन ए है, यहां पर हमारा एक तो ए है और एक यहां पर बी है। ठीक है, ए जो है पति है और बी जो है पत्नी है। ठीक है, ए के पास कोई मकान है या कोई अन्य भूमि ले लो। भूमि में आपके खेत, बाग या अन्य सभी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, दूसरा, ये जो पति है अपनी स्वेच्छा से अपनी पत्नी के नाम पर कोई वसीयत करता है। क्या करता है, वसीयत। और संपत्ति कैसी है, अचल संपत्ति। अपनी स्वेच्छा से कैसी संपत्ति को अपनी पत्नी के नाम पर करता है, अचल संपत्ति को। उसके बारे में आप बताइए। तो यहां पर ए अपनी स्वेच्छा से अपनी पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति को ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा, एक एग्जांपल और है। यहां पर ए है और बी है। ठीक है, ए जो है एक भाई है। क्या है, भाई। और बी जो है बहन है। ठीक है, बहन का एक पुत्र है। अब बात ये समझना, या तो बहन समझ लेना या भांजा समझ लेना। ठीक है, कोई भाई जिसके कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है, ठीक है, अपनी संपत्ति को, अपनी संपत्ति को अपनी स्वेच्छा से या अपने मन से किसको ट्रांसफर करता है, अपनी सिस्टर को या अपने भांजे को, बहन या भांजे को। ठीक है, तो यहां पर यही क्वेश्चन है प्राकृतिक और नैसर्गिक में। ठीक है, कोई व्यक्ति प्रेम बस, प्यार में अपनी संपत्ति को किसको दान कर सकता है और किस प्रकार से अपना अभिवचन या कथन लिख सकता है। ठीक है, उसको हम अब अच्छे से
देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में 6(1) और 6(2) इस प्रकार से दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं हमारे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, नैसर्गिक प्राकृतिक। प्रेम और स्नेह के कारण मकान का एक दान विलेख लिखिए। नैसर्गिक और प्राकृतिक होता है जो बिल्कुल निजी प्रेम होता है, जो आत्माओं से जुड़ा होता है। ठीक है, उसको नैसर्गिक प्राकृतिक कहते हैं। उसमें कोई किसी प्रकार का छल कपट या भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, या प्रेम एवं स्नेह के लिए अचल संपत्ति के दान का विलेख लिखिए। इनमें से एग्जामिनर आपसे कोई सा भी क्वेश्चन कर सकता है या इसी क्वेश्चन को किसी अन्य प्रकार से लिखकर आपके सामने पेश कर सकता है। तो आपको कहां से पकड़ना है? अचल संपत्ति का दान। ठीक है, कहां से पकड़ना है हमें? अचल संपत्ति के दान का विलेख। ठीक है, यहां से हमें पकड़ना है। आगे चलते हैं। देखो यहां पर क्या है, मकान का दान। मकान कैसा है भाई? मकान भी तो एक अचल ही संपत्ति होती है हमारी। कैसा है मकान? एक अचल संपत्ति है। तो हमें कहां से पकड़ना है? एक अचल संपत्ति के विलेख से, मतलब अचल संपत्ति के ट्रांसफर करने से। ठीक है, आगे चलते हैं। मकान का दान। इस लेख के द्वारा सर्वविदित है कि मैं पुत्र बै पुत्र, ये ए है, ए के पिता का नाम बै है। जाति कुछ भी हो सकती है। निवासी यहाँ पर XYZ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जाति XYZ कुछ भी हो सकती है। काहू, या इसे हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, इस लेख के द्वारा सर्वविदित है कि मैं ए पुत्र बै जाति X निवासी X का हूँ, जो यह दान पत्र आज तारीख वाई को लिख रहा हूँ। मैं फला गांव का निवासी हूँ, फला जाति का निवासी हूँ, और मैं अपने स्वेच्छा से फला तारीख को इस संपत्ति को लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। जो कि मकान नंबर जो भी हो आपका XYZ, ठीक है, जो कि मकान नंबर XYZ स्थित मोहल्ला X का एक ग्राम स्वामी हूं, और जिसको मैंने अपने स्वयं के धन से बनाया है, अपनी पत्नी श्रीमती से को स्वाभाविक स्नेह तथा प्रेम के कारण दान करता हूं। मतलब पति कह रहा है कि ये जो मकान है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये पति कह रहे हैं कि ये जो मकान है मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी पत्नी के नाम पर कर रहा हूं। ठीक है, इस मकान को, और ये मैं क्या कर रहा हूं? स्वेच्छा से और प्रेम और स्नेह, बस प्रेम व स्नेह में। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने एक ये दिया था, एक ये दिया था। हम पहले नंबर के फर्स्ट को देख रहे हैं, जिसे हम 6(1) बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इस विलेख के प्रमाण में मैंने और साक्षीगण ने आज दिनांक X को अपने हस्ताक्षर बनाए या किए। ठीक है, यहाँ पे साक्षीगण, जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को, चाहे वो प्राकृतिक स्नेह से या किसी अन्य स्नेह से, किसी के भी नाम पर ट्रांसफर करता है या बेचता है, तो हमें गवाहों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहां पर कहा गया है साक्षीगण ने आज दिनांक X को अपने हस्ताक्षर बनाए। साक्षीगण, साक्षीगणों को भी यहाँ पे लपेट दिया गया है। हस्ताक्षर XYZ साक्षी के हो सकते हैं। हस्ताक्षर XYZ यानी कम से कम दो साक्षी होने चाहिए, कम से कम दो साक्षी। ठीक है, कम से कम दो साक्षी के इसलिए होने चाहिए कि पहला साक्षी दूसरे साक्षी की गवाही दे सके, दूसरा साक्षी पहले साक्षी की गवाही दे सके। कभी भी आपने देखा होगा कि आपको दो गवाह लेके आने हैं, तो दो गवाह का मतलब होता है एक दूसरे की भी गवाही वो देंगे कि हाँ मेरे सामने इसने गवाही दी है। नहीं तो एक गवाही दे गया तो वो मुकर जाएगा कि मैंने तो कोई गवाही दी नहीं है इस प्रकार की। तो दूसरा साक्षी पहले साक्षी का और पहला साक्षी दूसरे साक्षी का गवाह होता है। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पर दो साक्षी होंगे। हस्ताक्षर दानकर्ता, यहाँ पर दानकर्ता कौन है? पति जी। कौन है? पति। और हस्ताक्षर के तौर पर यहाँ पर XYZ नाम वो अपना लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम दूसरे नंबर के पॉइंट को। दूसरे नंबर का पॉइंट मैंने आपको कराया था ये वाला। अब हम देखेंगे इसको 6.2। ठीक है, भाई और बहन और भांजे वाला। ठीक है, इस वाले को देखेंगे। दूसरा है अचल संपत्ति का दान। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमें कैसे पकड़ना है क्वेश्चन की नमज को। अचल संपत्ति, वो मकान लिख दे, खेत लिख दे, बाग लिख दे, बगीचा लिख दे, दुकान लिख दे, कुछ भी लिखे, तो आपको क्या पकड़ना है कि अचल संपत्ति है। ठीक है, अचल और चल संपत्ति को लास्ट में 1 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा, आप परेशान ना होना। अचल संपत्ति का दान, इस लेख के द्वारा सर्वविदित हो कि मैं कै पुत्र खे, मतलब कै बोल रहा है कि मेरे पिताजी का नाम खे है और मैं पूरे होश हवास में लिख रहा हूं इस चीज को। आयु मेरी X है, जाति मेरी Y है, निवासी मैं Z का हूं, जो यह दान पत्र आज की दिनांक X2 को लिख रहा हूं। ठीक है, ये इसने यहां पर अपना वर्णन दिया है। आगे चलते हैं। दूसरा, जो कि अचल संपत्ति जिसका विवरण सूची पत्र में दिया गया है का एकमात्र स्वामी हूं, मतलब जिस संपत्ति को मैं अचल संपत्ति को दान कर रहा हूं उसका सिर्फ मैं ही स्वामी हूं। बहुत सी संपत्ति ऐसी होती हैं जिसमें दो मालिक होते हैं, एक से ज्यादा अधिकार वाले व्यक्ति होते हैं। तो यहां पर कह रहा है एकमात्र स्वामी हूं, वह संपत्ति मेरे द्वारा पैदा की गई है, मतलब मैंने उसे स्वयं खरीदा है या स्वयं उसे बनाया है, और मुझे इसके हस्तांतरण करने का पूरा अधिकार है। जब इसे मैंने खरीदा है और इसे मैंने ही बनाया है तो इसे मैं दान भी कर सकता हूं, हस्तांतरण भी कर सकता हूं, ये मेरा अधिकार है। मेरा कोई भी, मेरी, यहां पर ई कर लेना, मेरी कोई भी संतान नहीं है। श्रीमती बै मेरी सगी बहन है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था बहन और भाई का, तो यहां पर कह रहा है मेरी कोई सगी संतान नहीं है। श्रीमती व्यय मेरी बहन है। मैंने अपनी बहन के लड़के चय यानी भांजे को बचपन से अपने पास रखा तथा उसे पढ़ाया लिखाया है। वह इस समय डॉक्टरी पढ़ रहा है। मैं उसे अत्यधिक स्नेह और प्यार करता हूँ। मतलब मामा जी कह रहे हैं कि मेरे अपनी तो कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहन के लड़के को, जो चय नाम का है, उसको मैंने बचपन से ही पाला है और वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है वर्तमान में। मैं अपनी संपत्ति उसके नाम पर अपनी स्वेच्छा से कर रहा हूँ। इस कारण मैं अपनी संपत्ति को उसे दान में देना चाहता हूँ। अतः मैं स्वेच्छा से, प्रेम और स्नेह के कारण अपनी उस समस्त संपत्ति को, जो हर प्रकार के भार से मुक्त है, हर प्रकार के भार से मुक्त होने का मतलब है जिस संपत्ति को मैं दान कर रहा हूं या अपने भांजे को दे रहा हूं उस पर किसी प्रकार का लोन या और कोई लगान या कर नहीं है। ठीक है, या उस पर किसी भी प्रकार का हमने कर्ज नहीं लिया हुआ है, वो क्या है? बिल्कुल मुक्त है। ठीक है, यानी भार यानी किसी प्रकार का उस पर कोई कर्ज, लोन, टैक्स नहीं है। छह पुत्र छह, यानी छह कौन थी? बहन, सॉरी, इसका जो जीजाजी छह भांजा है और भांजे के पिता का नाम छह है, को दान देता हूं तथा उसके पक्ष में हस्तांतरण करता हूं। मेरे उक्त दान को उक्त चय ने स्वीकार कर लिया है। चय यानी कि ये जो इनका क्या है? भांजा, भांजा या भांजे ने स्वीकार कर लिया है। अतः आज से उक्त समस्त संपत्ति का उक्त चय यानी भांजा आदाता यानी कि मालिक रहेगा। ठीक है, एकमात्र स्वामी तथा उपभोक्ता हुआ। अब मुझको तथा मेरे उत्तराधिकारी को इसमें कोई हक नहीं रह गया है।
मतलब ये कह रहा है कि मेरा या मेरा कोई अन्य उत्तराधिकारी भविष्य में होता है या कोई और उत्पन्न होता है तो वो इसका अधिकारी नहीं होगा। वर्तमान में जो मैंने संपत्ति दी है इसका अधिकारी हमेशा के लिए मेरा भांजा ही रहेगा। ठीक है। इस विलेख के प्रमाण में आज की तिथि में साक्षियों के समक्ष में हस्ताक्षर किए। मतलब जो मैं ये संपत्ति दे रहा हूं, जो मैं इसको वचन कर रहा हूं, उसके मैं हस्ताक्षर यहां पर कर रहा हूं। ठीक है। संपत्ति की सूची। संपत्ति एक बाग 4 बीघा में 1.5 बीघा जोत की भूमि, मतलब 4 बीघा का बाग है और 1.5 बीघा जोत की भूमि है। साक्षीगण हस्ताक्षर दाता, हस्ताक्षर आदाता, हस्ताक्षर कै और हस्ताक्षर च। ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा और लास्ट में यहां पर दिनांक लिख दी जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा अचल संपत्ति का ट्रांसफर। तो पहले में हमने क्या देखा था, एक पति अपनी पत्नी को संपत्ति ट्रांसफर कर रहा था। दूसरे में देखा था एक भाई मतलब एक मामा अपने भांजे को ट्रांसफर कर रहा था, यानी भांजे को मान लो, बहन को मान लो, बात एक ही है। ठीक है। तो ये क्या था हमारा अचल संपत्ति का ट्रांसफर, संपत्ति का दान या ट्रांसफर। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बीच में बताया था, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि चल और अचल संपत्ति किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, हालांकि वैसे आपको पता होगा, अगर मोटा मोटी बता देता हूं एक एक लाइन में। ठीक है। पहले लिखते हैं हम चल, दूसरा लिखते हैं हम अचल संपत्ति। चल संपत्ति वो होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारी बाइक हो गई, सोना हो गया, चांदी, ठीक है, और इत्यादि। ठीक है। अचल संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती, अचल संपत्ति कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारा बाग हो गया, मकान हो गया, दुकान हो गई। ठीक है। फलदार वृक्ष हो गए, फलदार वृक्ष हो गए, छत से लगा फैन यानी हमारा पंखा हो गया, इत्यादि। अब कहोगे कि सर छत के पंखा को उतार कर तो हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं। जब तक पंखा छत पे लगा हुआ है वो अचल संपत्ति में है, जब जब उसे नीचे उतार लोगे वो चल संपत्ति हो जाएगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको मोटा मोटी बता दिया है चल संपत्ति और अचल संपत्ति। ठीक है। हमारा क्वेश्चन कहां से था, यहां से। ठीक है। 6-1 और 6-2, मतलब यहां पर हमने 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों ही अच्छे लगे होंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा है उसके लिए धन्यवाद। एक चीज और, ये हमारा रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से एक व्हाट्सएप पर चैनल है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे लिंक मांग सकते हो। यहाँ पर आपको लॉ से रिलेटेड अपडेट, न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम से रिलेटेड है, उसके बाद आपको अदर चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप लॉ के कहीं से भी स्टूडेंट हो, किसी सेमिस्टर से हो, किसी कॉलेज से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये यहाँ पर आपको लॉ से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है।
अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे खरीद भी सकता है। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक किया करो और शेयर किया करो। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।